तो मैं जो आज आपको एक प्लेबुक बताऊंगा, उसके अंदर 10 स्टेप का प्रोसेस है। ये प्लेबुक आपको किसी भी सेल्स में काम लग सकती है, चाहे वो लो टिकट हो, मिड टिकट हो या हाई टिकट हो। हाँ, कुछ कुछ चीजें ऐसी होगी जो लो टिकट सेल्स में शायद आपको यूजफुल ना हो, बट ठीक है, उसको ओमिट कर दीजिए ना। मैं आपको 10 स्टेप का प्रोसेस बताऊंगा, अगर उसमें से 4 स्टेप आपको यूज होते हैं आपके प्रोडक्ट पे तो 4 स्टेप को यूज करिए, 5 स्टेप यूज होते हैं तो 5 स्टेप यूज करिए, 10 स्टेप यूज होते हैं तो 10 स्टेप यूज करिए। इट डजंट मैटर, बट ये पूरा जो एक प्रोडक्ट है, जो 10 स्टेप का जो पूरा ये प्रोसेस है, प्लेबुक है, वो आपको किसी भी सेल्स में काम लग सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस, फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्लेबुक इज कॉल्ड लीड जनरेशन, जिसकी वजह मैंने आपको बात किया अभी कि एक अच्छा मार्केटिंग कैंपेन होना जरूरी है, तभी आप एक अच्छा लीड जनरेट कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सो यू नीड टू यूज लॉट ऑफ मार्केटिंग गिमिक्स। ठीक है, जैसे वो ऑनलाइन फेसबुक एड्स आती है, इंस्टाग्राम पे एड चलता है, लिंक्डइन पे एड्स आती है, फिर एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स होती है, फिर न्यूज़पेपर एड्स होती है, होर्डिंग्स के एड्स होती है। सो देयर आर लॉट ऑफ एड, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है, कुछ भी आप अलग अलग डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग गिमिक्स को यूज करके आपको अच्छा लीड जनरेट करना है। अगर आप खुद लीड जनरेट करना आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, अगर आप नहीं कर सकते हैं देन यू टॉक विथ some marketing experts who can help you generate very good number of leads। अभी इसमें नंबर्स मतलब मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप 1000 लीड कर लो, ऐसा बात नहीं है। तो लीड इज शुड बी क्वालिटी लीड, चाहे आप 10 लीड करो जनरेट दिन में, बट वो 10 की 10 लीड ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपने फोन किया तो उन्होंने फोन उठाया, अगर उन्होंने फोन उठाया तो आपसे बात करने के लिए तैयार है, उन्होंने खुद नंबर दिया हुआ है। कभी कभी बार ऐसा होता है कि लीड के नाम पे आपको 100-200 लीड मिल जाती है, बट फिर बाद में आप जब कॉल करते हैं तो वो फोन नहीं उठाते, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो लोग बोलेंगे कि यार मुझे तो मैंने तो नंबर डाला ही नहीं था, तो ये मेरा नंबर आपके पास कहां से आया? सो दीज आर समटाइम्स हैपेंस, जब आप अच्छी लीड जनरेट नहीं करते हो या आपको गलत गलत लीड मिल सकती है। तो सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज आपको लीड जनरेट करनी है क्वालिटी लीड्स। तो उसके लिए आप ट्रेनिंग लीजिए या फिर किसी भी मार्केटिंग एक्सपर्ट के साथ बैठिए और समझिए, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। आप ये खुद भी लर्न कर सकते हैं, मे बी इफ यू आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, या फिर आप किसी भी डिजिटल मार्केटर को फॉलो कर लीजिए, तो वो काफी ट्रिक्स बताते रहते हैं, जैसे मैंने खुद ने भी ऐसा ही सीखा हुआ है। और यू कैन गो टू सम कोचिंग क्लास या फिर आप किसी मेंटर की मदद ले सकते हैं, देन लर्न टू हाउ टू जनरेट लीड्स। अभी मान लो आपके पास टाइम नहीं है लीड जनरेट करने का, देन यू हायर समबडी, आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर लीजिए, उनको बोले कि मुझे लीड जनरेट करके दे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पता है कि मैं लीड जनरेट कर सकता हूं बट आई डोंट हैव टाइम, तो मैंने एक मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर लिया है, नाउ दे आर प्रोवाइडिंग मी लीड्स। तो उसी लीड का मैं, मेरी टीम जो है इस्तेमाल करके सेल्स करती है। सो इफ यू कैन डू इट ऑन योर सेल्फ इट्स वेरी गुड, आपको सीखना तो बिल्कुल ही चाहिए, बट आप नहीं कर सकते हैं देन टेक हेल्प फ्रॉम समबडी। सो ये हो गया पहला स्टेप ऑफ सेल्स विच इज कॉल्ड लीड जनरेशन। नाउ सेकंड स्टेप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड हाउ टू अप्रोच अ प्रोस्पेक्ट। नाउ प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? तो आपके पास जब लीड आया तो एवरी लीड इज योर प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का सिंपल मीनिंग होता है कि जो क्लाइंट आपसे परचेस करने के लिए आपके लिए क्वालिफाई होता है, जो भी आदमी या जो भी लोग आपका प्रोडक्ट परचेस करने के लिए क्वालिफाई होते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रोस्पेक्ट। सो यू हैव टू क्वालिफाई द प्रोस्पेक्ट, अप्रोच करना है पहले प्रोस्पेक्ट को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर आपके फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी बेच रहे हैं, सो हाउ मेनी पीपल हियर आर डूइंग सेल्स ऑनलाइन, या फिर आप कॉल करते हैं, आप एसएमएस करके व्हाट्सएप करते हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे? यस लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग हैं जो टेलीकॉलर है और टेलीकॉलिंग करके सेल्स करते हैं। Yes, lot of people, yeah. WhatsApp, yes, very good. WhatsApp marketing is also comes under telecalling because you are using phone for that, right? Yes, आप डीएम करते हैं, इंस्टाग्राम डीएम आप सब आप करके सेल्स करते हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ टेलीकॉलिंग बिकॉज आप मोबाइल से ही सब कुछ करते हैं। सो लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग यस। अभी क्या होता है, काफी बार ऐसा होता है कि आपने डीएम किया इंस्टाग्राम पे पर उन्होंने रिप्लाई ही नहीं दिया आपको, बहुत सारी बार ऐसा हो सकता है, देन दोज लीड्स आर नॉट योर क्वालिटी लीड्स। कई बार ऐसा होता है कि आपने व्हाट्सएप कर दिया बट रिप्लाई नहीं आया, उन्होंने ब्लॉक कर दिया आपको, ऐसा भी हो सकता है। सो दोज काइंड ऑफ क्लाइंट्स आर नॉट योर क्वालिटी लीड्स बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि आपका नंबर, उनका नंबर आपके पास आया हुआ है। अगर उनका नंबर उनको पता होता कि उन्होंने खुद ये नंबर डाला हुआ है जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप बेच रहे हो उसके लिए, तो वो तुरंत ही आपको रिप्लाई करेंगे। काफी बार ऐसा होता है कि आपने मैसेज के तुरंत ही रिप्लाई आ जाता है कि बोला हाँ हाँ मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है, राइट? ऐसा होता है सबके साथ, बट काफी बार मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं भी होता है। तो दैट मीन्स कि दोज लीड्स जो आपको रिप्लाई नहीं दे रही है, दीज आर नॉट योर क्वालिटी लीड्स। और जो रिप्लाई आपको दे रही है, दीज आर योर क्वालिटी लीड्स।
तो आपको फोकस करना है, आपको रिसर्च करना है कि ये जो नंबर मेरे पास आए थे, जिन्होंने मुझे रिप्लाई किया, वो कहाँ से आए थे, मैंने कौन सा क्राइटेरिया डाला था ये लीड जनरेट करने के लिए, या किस बंदे ने मुझे ये लीड दिया था। तो ये फिर उसी डायरेक्शन में आपको जाना है, बिकॉज आपको जब पता चल जाता है कि इस चैनल से मुझे क्वालिटी लीड्स आ रही है, देन ओनली फोकस ऑन दैट चैनल एंड ट्राई टू जनरेट मोर एंड मोर लीड्स टू दैट। अभी देखिए, किसी को भी अप्रोच करना है, अभी कैसे अप्रोच करा जाए किसी को भी। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज डोंट कॉल रैंडमली, बिकॉज आजकल आपको पता है कि लोग रैंडम कॉल्स आते रहते हैं, बैंक से कॉल आते हैं, इंश्योरेंस वाले के कॉल आते हैं, बहुत सारे लोग, तो पीपल आर, और सब लोगों के फोन में अब ट्रू कॉलर भी होता है, तो उनको पता चल जाता है कि यार ये कोई स्पैम कॉल है या कोई फेक कॉल है, लोग उठाते भी नहीं है, समटाइम्स दे डोंट पिक अप द फोन अगर वो अननोन नंबर से आता है तो। So the best thing, the best approach to call anybody is first send them a message. कि सर I received, आप मैसेज लिख दीजिए कि सर मुझे आपका नंबर यहां से मिला है, इस रेफरेंस से मुझे आपका नंबर मिला है, एंड मुझे ऐसा बताया गया है कि आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं, और उसी रीजन से उसी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आज आपको कॉल कर रहा हूं। आप ऐसा एक छोटे से शब्दों में, 2-3 वाक्यों में आप एक मैसेज ड्राफ्ट करके उनको भेजिए। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कोई भी मैसेज भेजे तो बल्क मैसेज मत भेजिए, ऑलवेज मेक इट पर्सनलाइज। अगर आप मुझे मैसेज भेज रहे हैं तो डोंट से हे आई एम सेलिंग दिस प्रोडक्ट, आर यू इंटरेस्टेड और नॉट, ऐसा मैसेज नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर से हे, ऐसे ऐसे मतलब जो स्लैंग लैंग्वेज होती है उसको यूज मत करिए। डिपेंडिंग अपॉन के क्लाइंट कैसा है, उनको रिस्पेक्टफुली अप्रोच करिए कि डियर सर, मुझे, या सर लिख दीजिए या फिर नाम लिख दीजिए, फॉर एग्जाम्पल डियर जय, आई रिसीव्ड योर नंबर फ्रॉम दिस चैनल, मुझे मुझे बताया गया है कि आप ये प्रोडक्ट परचेस करने में इंटरेस्टेड है, तो उसी रीजन से मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो टेल मी व्हाट टाइम आई कैन कॉल यू। बस इतना छोटा सा मैसेज जब किसी को ड्रॉप करते हैं तो उनको मजा आता है, उनको पढ़ने में भी अच्छा लगता है कि नहीं, आप उन्हें पर्सनल अप्रोच कर रहे हैं, उनके नाम से आप उनको बुला रहे हैं। जब आप किसी भी अप्रोच में नाम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर दैट क्लाइंट टू रिस्पॉन्ड टू यू, बिकॉज ये एक साइकोलॉजी है। हमको, हमारी जो साइकोलॉजी होती है ना, बचपन से ऐसी होती है कि हमको नाम से बुलाया जाता है घर के अंदर। आप घर में भी अगर आपके घर में कोई बच्चा है, अगर वो दौड़ रहा है इधर, आप जैसे उसको नाम से बुलाएंगे वो तुरंत घूम के देखेगा, राइट। सो यही साइकोलॉजी होती है हमारे नाम के अंदर, कि अब जब किसी को नाम से पुकारते हैं तो वो तुरंत ही अटेंशन देते हैं आपकी बात के ऊपर। सो ऑलवेज रिमेंबर टू ड्राफ्ट अ मैसेज विद पर्सनलाइज नेम, रैंडम बल्क मैसेज मत भेजिए, इंडिविजुअल लीड्स को अप्रोच करिए विद नाम। अभी तो काफी सारे सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं, राइट, इन मार्केट में, जहां पे आपको इंडिविजुअल मैसेज भी नहीं करना होता, यू जस्ट यूज दो सॉफ्टवेयर और वो ऑटोमेटिकली मैसेज, बल्क मैसेज देता है, बट पर आपके पर्सनलाइज नाम से ही जाता है, ईमेल्स में स्पेशली। तो यहाँ पे काफी लोग कोल्ड ईमेल्स भी भेजते होंगे, एनीबडी हियर जो कोल्ड ईमेल का इस्तेमाल करते हैं मार्केटिंग करने के लिए, यस लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले हाउ मेनी पीपल आर ऑल्सो यूजिंग कोल्ड ईमेल्स, ठीक है। सो ईमेल्स के जब आप कोल्ड ईमेल भी भेजते हो तो डोंट सेंड रैंडम ईमेल लाइक हे, ये ऐसा करके नहीं भेजना है आपको। एवरी ईमेल शुड गो विथ पर्सनलाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप चाहें तो ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में ही उसको पर्सनलाइज कर दीजिए, देन इट स्टैंड कि किस तरह से इस चीज को एलोबरेट किया जाए, किस तरह से इस चीज को यूज किया जाए, ठीक है। सो द थर्ड स्टेप इज अप्रोचिंग द क्लाइंट, कैसे क्लाइंट से बात करनी है, कैसे उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है। नाउ द फोर्थ स्टेप कम्स इज प्रोस्पेक्टिंग एंड फिल्टरिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि लो टिकट सेल्स में थर्ड एंड फोर्थ स्टेप एक ही होता है, बट व्हेन यू आर इनटू मिड टिकट सेल्स और यू आर इनटू हाई टिकट सेल्स, ये दोनों स्टेप अलग हो जाते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि आप, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक लीड आया, आपने उनको अप्रोच किया, फिर क्लाइंट ने आपको नंबर दिया, आपने उनको कॉल किया। नाउ इस कॉल के दरमियान आपको जज करना है कि क्या ये क्लाइंट मेरे सर्विसेज या मेरे प्रोडक्ट के लिए काम का है या नहीं, क्या ये मेरा प्रोडक्ट सर्विसेज परचेस करेंगे या नहीं, ये आपको जज करना है। अभी इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये आप जैसे जैसे सेल्स फील्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा सेल्स करते जाएंगे, ये चीज आपको आने लगेगी। सो इट इज अबाउट एक्सपीरियंस। सो अगर आपको ये चीज, आपको कई लोगों को ऐसा हो सकता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप सेल्स में आगे बढ़िए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये चीज समझ में आती जाएगी, आप इस चीज को सीखते जाएंगे। आप क्लाइंट को फोन करेंगे ना, 2 मिनट बात करने में आपको पता चल जाएगा कि यार ये क्लाइंट सच में इंटरेस्टेड है या नहीं। इतना आपके पास पावर आ जाएगा, इतना आप एक्सपर्ट बन जाएंगे व्हेन यू आर डूइंग सेल्स फॉर अ थोड़े 3 4 5 साल तक जब आप सेल्स करते रहेंगे, तो देन यू विल बिकम एक्सपर्ट लाइक दैट। तो पहले साल में नहीं होगा या पहले महीने में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। बट ये होता है प्रोस्पेक्टिंग एंड फिल्टरिंग, जहां पे आपको क्लाइंट को स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने होते हैं, जिसकी वजह से, जिसके आंसर से आपको पता चलता है कि ये क्लाइंट मेरे काम का है क्या नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
सो जब क्लाइंट मेरे पास आते हैं, मैं जब अपना प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो मैं उनसे क्वेश्चंस पूछता हूँ कि सर आप कहाँ पे रहते हो? देन ही विल से कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। सो सर व्हाई आर यू लुकिंग टू चेंज, व्हाई आर यू ट्राइंग टू बाय, आप क्यों ये नया फ्लैट परचेज करने निकले हैं, आप क्यों ये नया फ्लैट ढूंढ रहे हैं? तो वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, वहां पे बहुत कंजस्टेड हो गया है, पुराना एरिया हो गया है, या मेरा घर बहुत पुराना है, इसलिए मुझे नया घर ढूंढना है, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है जिनके लिए मुझे अलग से रूम चाहिए, मुझे फ्लैट बड़ा करना है। सो जब ये सारे क्वेश्चंस मैं उनको पूछता हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है कि नहीं, दिस क्लाइंट इज रियली इंटरेस्टेड। अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा और अगर क्लाइंट ने अच्छा जवाब नहीं दिया, देन आई अंडरस्टैंड कि ये क्लाइंट को परचेज नहीं करना है, ये सिर्फ ऐसे ही रैंडमली वॉक इन इंक्वायरी करने आए हैं, उनको सच में इंटरेस्ट नहीं है मेरे प्रोडक्ट में। सो ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको खुद डिराइव करने पड़ेंगे, खुद इसको बनाना पड़ेगा अपने क्वेश्चंस अपने क्लाइंट के लिए, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अनुसार, ताकि आपको पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि उनसे बात करने से तुरंत ही पता चल जाए कि ये क्लाइंट मेरे अंदर इंटरेस्टेड है, मेरी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है या नहीं। अभी इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये प्रोस्पेक्टिंग फिल्टरिंग से आपका टाइम बचता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि आप एक ही क्लाइंट को बार बार फॉलोअप कर रहे हैं, फॉलोअप करते जा रहे हैं, फॉलोअप करते जा रहे हैं, वो आपको डिफरेंट टाइम दे रहे हैं, एक दिन से दूसरा दिन, कल फोन करिए, परसों फोन करिए, ऐसा होता है, राइट? सबके साथ ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। सो ऐसा जब होता है तो आपका टाइम बिगड़ता है, और फिर एक महीने बाद वो आप बोल देंगे कि चलो अब मुझे नहीं परचेस करना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ये जो आपका टाइम बिगड़ा एक महीने का एक लीड के पीछे, अगर आप वो नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, तो यू नीड टू बी मास्टर एट प्रोस्पेक्टिंग एंड फिल्टरिंग। आपको पहले ही कॉल में या दूसरे ही कॉल में पता चल जाना चाहिए कि ये क्लाइंट मेरे सर्विसेज परचेस करेंगे या नहीं, या ये क्लाइंट मेरे लिए परफेक्ट है या नहीं। सो इस फोर्थ स्टेप को कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग एंड फिल्टरिंग। ठीक है, पहला स्टेप हो गया लीड जनरेशन, सेकंड स्टेप हो गया अप्रोच द प्रोस्पेक्ट, जहां पे आपको मैसेज करना है या अप्रोच करना है क्लाइंट को। थर्ड स्टेप हो गया अपना रिलेशनशिप बिल्डिंग, जहां पे आपको कॉल के ऊपर उनके बारे में कुछ जानना है, उनके रिक्वायरमेंट के बारे में जानना है, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जानना है। एंड फोर्थ स्टेप हो गया फिल्टरिंग, जहां पे ये सारे क्वेश्चंस जो आपने पूछे रिलेशनशिप बिल्डिंग के दरमियान, उससे जज करना है कि आपका क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए प्रॉपर है या नहीं, ये लीड आपका प्रॉपर था या नहीं। ठीक है, अगर आपको लगे कि ये लीड प्रॉपर नहीं था, तो उसे वहीं क्लोज कर दीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए। और अगर आपको लगे कि नहीं ये लीड अच्छा था, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करके उनको आगे लेके जाइए। ठीक है, नाउ फिफ्थ स्टेप, पांचवा स्टेप जो आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन। सो प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन में ऐसा है, सिंपल चीज है, उन्होंने आपका बात सुना, उन्होंने आपका कॉल पिक किया, उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया, आपने फिल्टर लीड को फिल्टर कर लिया। ठीक है, नाउ इट इज मेन टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन। अब प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, चाहे आप कोर्स बेच रहे हो, चाहे आप गाड़ी बेच रहे हो, या चाहे आप घर बेच रहे हो, आप कब बेच पाओगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नोइंग इन डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट। अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं है, अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप बेचोगे क्या, राइट? सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू बिफोर सेलिंग एनी प्रोडक्ट इज, उस प्रोडक्ट के बारे में 100% नॉलेज गैदर करिए कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या, वो प्रोडक्ट कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो प्रोडक्ट किस क्लाइंट के लिए बना हुआ है। जब ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, तो जो भी आपको प्रोडक्ट दे रहा है बेचने के लिए, उनसे पूछिए कि मुझे आप कम से कम 10 पॉइंट बताइए कि ये प्रोडक्ट कोई ले तो क्यों ले, और कोई ना ले तो क्यों ना ले, और किसी के लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है तो क्यों है। मुझे आप 10 पॉइंटर्स दीजिए, ताकि मैं जब क्लाइंट के साथ बात कर रहा हूं तो पता चल पाए। अभी उस प्रोडक्ट जो एक्सप्लेनेशन होता है, वो सिंपल होता है कि आपको प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स है वो बताने हैं। अभी आपने, जब आप क्लाइंट को दूसरे स्टेप में, जब आप क्लाइंट के साथ अप्रोच कर रहे थे, उनको प्रोस्पेक्ट कर रहे थे, तब आपने प्रॉब्लम्स को जान लिया है ना। इस स्टेप के अंदर जो पांचवा स्टेप है प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन, उसमें आपको ये एक्सप्लेन करना है कि वो सारी प्रॉब्लम्स जो आपने डिराइव करी क्लाइंट की, वो ये प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करेगा। सो बेसिकली द होल आइडिया अबाउट दिस स्टेप इज, आपको क्लाइंट को कन्विंस करना है कि मेरा प्रोडक्ट आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। दैट इज द बेस लाइन, ये लिख लीजिए आप सब लोग कि पांचवा स्टेप जो है प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन, उसका मेन उद्देश्य ये है कि आपको क्लाइंट को ये जस्टिफाई करना है कि मेरा प्रोडक्ट ही आपके लिए बेस्ट है, और मेरा प्रोडक्ट ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका पांचवा स्टेप, दैट इज प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन। अब छठा स्टेप आता है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, अभी आपने एक बार थियरी तो एक्सप्लेन कर दिया, राइट? आपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छा अच्छा सब कुछ बोल दिया, क्लाइंट ने सब सुन भी लिया, शायद क्लाइंट 50% कन्विंस भी हो गया, बट नाउ व्हाट? क्लाइंट क्या बोलेगा कि भाई मुझे ये तो सब ठीक है, बट परचेज करने से पहले मुझे थोड़ा उसको यूज करना है।
इसका सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं। आप अगर कोई गाड़ी परचेस करने के लिए जाते तो आप सीधा ही परचेस कर लेते? नहीं ना। क्या करते हैं आप? टेस्ट ड्राइव लेते हैं, राइट? हाउ मेनी पीपल यहाँ पे टेस्ट ड्राइव लिया हुआ है गाड़ी का? पहले क्या कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिए बिना ही गाड़ी खरीद लिया, या स्कूटर का टेस्ट ड्राइव लिए बिना ही स्कूटर खरीद लिया? ऐसा तो होता नहीं है। तो आपने उस चीज का पहले टेस्ट ड्राइव लिया हुआ है। तो यही चीज होता है प्रोडक्ट एक्सपीरियंस के अंदर। आप जो भी चीज बेच रहे हो, चाहे वो छोटा से छोटा चीज भी क्यों ना हो या बड़े से बड़ा फ्लैट भी क्यों ना हो, उसका छोटा सा डेमो देना पड़ता है। जैसे कोई आप कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हो तो आप सॉफ्टवेयर का डेमो दीजिए। आप उनको 7 डे ट्रायल दे दीजिए कि सर 7 दिन आप प्रोडक्ट यूज करिए, मैं आपको 7 दिन का ट्रायल देता हूँ। या फिर आप फॉर एन एग्जाम्पल कुछ और क्या क्या हो सकता है, आप मतलब लो टिकट सेल्स के अंदर मान लो आप कोई कोर्स बेच रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि आपको उसका ग्लिम्स देना पड़ता है कोर्स का, कि आप छोटे छोटे उनके वीडियोस के अंदर या फिर उसका कोई ट्रेलर जो होता है वो दिखा दीजिए। तो ये सारी चीजें जो होती है वो होता है उसका यूजर एक्सपीरियंस, ताकि उसको आइडिया लग जाए कि वो जो चीज परचेज करने वाला है आदमी, वो ये जो प्रोडक्ट या सर्विसेज वो किस तरह का है। और एक बार वो अगर वो प्रोडक्ट में कन्विंस हो गया कि हाँ ये यूजर एक्सपीरियंस के बाद कन्विंस हो गया, तो आपके लिए ये प्रोडक्ट बेचना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो ये स्टेप जो है ना वो बहुत ही साइकोलॉजिकल है। इसके अंदर आप उनके दिमाग के साथ खेल सकते हैं, किसी भी क्लाइंट के दिमाग के साथ। अगर वो कन्विंस नहीं भी है, पहले थियरी से कन्विंस नहीं है, आपसे कन्विंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट जैसे ही वो प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करेगा खुद, तो वो तुरंत ही उसके ऊपर आपका जो पकड़ होता है ना, क्लाइंट के दिमाग के ऊपर पकड़, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है वंस यू गिव द यूजर एक्सपीरियंस। जैसे हम फोन लेने जाते हैं तो फोन के मॉडल्स पड़े होते हैं, ठीक है, हम उसको यूज करके स्वाइप करके देखते हैं। कंप्यूटर पे अगर लैपटॉप लेने जाते हैं तो उसमें भी हम लोग कंप्यूटर को यूज करके देखते हैं कि भाई कैसे चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गिविंग यूजर एक्सपीरियंस। दिस इज द 6th स्टेप। तो हमारे 6 स्टेप हो गए। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। द फर्स्ट स्टेप इज लीड जनरेशन, जहां पे आपको क्वालिटी लीड जनरेट करनी है। सेकंड स्टेप इज अप्रोच द प्रोस्पेक्ट, जहां पे आपको उनको पर्सनलाइज वे में क्लाइंट को अप्रोच करना है, क्लाइंट को पर्सनलाइज वे में उनसे बात करनी है ताकि उनको आपकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाए। तीसरा स्टेप आता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। जब वो आपसे बात करने के लिए रेडी हो जाए तो आपको उनको ऐसे क्वेश्चंस पूछने ताकि आप क्लाइंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर पाए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाए। ये होता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। फिर फोर्थ स्टेप होता है प्रोस्पेक्टिंग, जहां जहां पे अंदर आपको उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के बाद आपको ये जज करना है कि आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा या नहीं। तो ये हो गया आपका चौथा स्टेप, प्रोस्पेक्टिंग एंड फिल्टरिंग। फिर पांचवा स्टेप है आपका प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन, जहां पे आपको प्रोडक्ट के बारे में सारी नॉलेज पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में सारा डिटेल्स पता होना चाहिए ताकि आप अच्छे से प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर पाए। एंड द सिक्स्थ स्टेप इज यूजर एक्सपीरियंस। हाँ, ऐसा कई हो सकता है काफी प्रोडक्ट्स के अंदर के यूजर एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे हैं, देन इट इज ओके, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मेनली यूजर एक्सपीरियंस जो होता है वो मिड एंड हाई टिकट सेल्स में देना पड़ता है। अगर आप लो टिकट सेल्स में हैं, यूजर एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे हैं, देन इट इज ऑल्सो फाइन। कोई वो स्टेप शायद आप में लागू ना भी हो। ऐसा नहीं है कि सारे स्टेप आप में लागू होने चाहिए, कुछ कुछ स्टेप शायद नहीं भी लागू होंगे, बट अगर होता है तो डेफिनेटली उनको यूजर एक्सपीरियंस दीजिए। नाउ 7th स्टेप जो है दैट इज कॉल्ड प्राइसिंग एंड ऑफर, ठीक है। सो अगर हम प्राइस के बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर आप खुद कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है तो आपके पास एक अथॉरिटी होता है प्राइस नेगोशिएट करने का, आपके पास एक अथॉरिटी होता है प्राइस में डिस्काउंट देने का। बट अगर आप एक मिडल मैन है, आप एक मिडल चैनल से काम करते हैं कि आपका प्रोडक्ट बनाने वाला अलग है, प्रोडक्ट खरीदने वाला अलग है, और आप सिर्फ एक ऐसे मिडल मैन बात कर रहे हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप प्राइस में अच्छे प्राइस नेगोशिएशन नहीं कर पाते। तो ऐसे टाइम के अंदर आपको प्राइस जो आपको ऑफर करनी है वो इस तरह से उनको ऑफर करनी है कि दे बिलीव कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो इस प्राइस में जो ये पे कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा बड़ी है। सो ऑलवेज यू हैव टू को रिलेट योर प्राइस विद योर प्रॉब्लम। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि मान लो जो कार मैकेनिक होता है, जो आप कार अगर आपने सर्विस में दिया, ठीक है, तो अगर आप मान लो आपके गाड़ी में कोई छोटा सा स्पेयर पार्ट बिगड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू नहीं है, आपको लगता है कि शायद चल जाएगा ये चीज, मैं शायद उसको नहीं भी रिप्लेस करूंगा तो। बट जब आपको मैकेनिक बोले कि सर अगर आपने ये प्रोडक्ट मान लो 1000 रुपए का है, बट अगर आपने इसको चेंज नहीं किया तो शायद आप कहीं पे अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाए, अगर कुछ रास्ते में ये 1000 रुपए वाला प्रोडक्ट बिगड़ गया, देन इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। आप शायद अटक सकते हैं, आपका गाड़ी नहीं चलेगा। तो तुरंत आप क्या सोचेंगे, अरे यार मैं अगर कहीं पे जा रहा हूँ, अगर अटक गया तो मेरा ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो 1000 रुपए का चीज मैं बदल देता हूँ। तो लोग तुरंत ही वो चीज 1000 रुपए की चीज छोटी लगने लगती है,
जब आप उसको किसी बड़े प्रॉब्लम के साथ रिलेट करते हैं तो। सो ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप कोई प्राइस ऑफर करें तो उसको वो चीज छोटी लगनी चाहिए, उसके सामने उनका प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही बड़ा लगना चाहिए। आई नो ये थियरी में साउंड कर रहा है बहुत ही आसान, बट ये फिजिकली प्रैक्टिकली इट इज नॉट दैट इजी। और धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, सेल्स करते जाएंगे, तो आपको ये चीज समझ में आती जाएगी कि ये कैसे होता है। जैसे कोर्स के अंदर भी हम लोग, अगर आप जो कोर्स बेच रहे हैं तो उसमें भी ऐसा होता है कि भाई कोर्स का प्राइस इज लाइक 10,000 रुपीज, बट अभी हम आपको 1,000 रुपए में दे रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द अप्रोच कि हाँ, ये जो हमारा कोर्स है जिसके इसके अंदर जो नॉलेज है, ये आप नॉलेज शायद 10,000 रुपए का है, बट नाउ इट वी आर गिविंग इट इन 1,000 रुपीज। या ये कोर्स 50,000 रुपए की नॉलेज दे रहा है, बट नाउ वी आर गिविंग इट इन 10,000 रुपए में दे रहे हैं। सो तो लोग क्या सोचते हैं, जो बाय करने वाला क्या सोचेगा, यार इसके अंदर 50,000 रुपए के चीज का नॉलेज है, पर अगर मैंने आज नहीं खरीदा तो मुझे शायद ये कल या 6 महीने बाद मुझे 50,000 में खरीदना पड़ेगा, पर आज मुझे ये 5,000 में या 10,000 में मिल रहा है। सो मेरे लिए इतना बड़ा प्रॉफिट है, 40-50,000, 40-45,000 रुपए मुझे डिस्काउंट जो मिल रहा है, वो शायद 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने के बाद ना मिले मुझे। सो ये जो एक चीज होती है कि आपको जो प्राइस है उसको उनके सामने जो एक प्रॉब्लम होता है उसको बड़ा कर दीजिए। जैसे ही वो बड़ा प्रॉब्लम के सामने प्राइस छोटा लगेगा तो इजीली आप सेल कर पाएंगे। अभी इसका कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट नहीं है, मैं आपको ऐसा नहीं बता सकता हूँ कि आप ऐसा बोलोगे तो बिक जाएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी ये चीज यूज करता हूँ। काफी बार ये सक्सेस हो जाता है, काफी बार सक्सेस नहीं भी होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। सो नथिंग हैज 100% सक्सेस रेशियो। आपको इस चीज को बार बार यूज करनी है, और जैसे जैसे आप उसको यूज करते जाएंगे, आपके सामने जो क्लाइंट बैठा है ना, वो अगर एक क्लाइंट ने परचेज किया, देन यू नीड टू स्टडी कि जो पिछले वाला क्लाइंट था उसने नहीं परचेज किया, उसमें मैंने क्या क्या गलती कर दी, और ये प्रोडक्ट ये क्लाइंट ने परचेज कर लिया और इसमें मैंने क्या क्या चीजें चेंज करी है। तो जो चीज आप चेंज कर रहे हो उसको फॉलो करिए, जो चीज आपके लिए वर्क करती है उसको फॉलो करिए। नया चीज अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, बट जो भी चीज आपके लिए वर्क करती है उसे बिल्कुल करा कीजिए जब अभी आप प्राइस ऑफरिंग कर रहे हैं तब। सो ये हो जाता है 7वां स्टेप, जहां पे आपको प्राइस ऑफर करनी है, और प्राइस को ऐसे ऑफर करना है कि आपकी प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस उनके प्रॉब्लम से बहुत ही छोटी दिखनी चाहिए। सो दिस इज हाउ यू नीड टू कोरिलेट। नाउ इसका भी बहुत ही डीप स्टडी है कि इसको कैसे करा जाए, इसके लिए भी काफी एक्सपीरियंस चाहिए लोगों को, मार्केट के अंदर आपको जाना पड़ेगा। जब आप यू आर डूइंग दिस फॉर मोर देन 5-6 ईयर्स तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे करना है, इसका कोई मेन्यू स्क्रिप्ट नहीं है, बट दिस इज व्हाट द आइडिया इज, दिस इज व्हाट द फंडा इज। तभी आप आपका प्राइस वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो आपका प्राइस एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो नेक्स्ट जो स्टेप है, जो नेक्स्ट 3 स्टेप है जिसको क्लोजिंग बोलते हैं, उसमें वो नहीं जाएंगे। सो प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू पोर्ट्रे दैट योर प्राइस इज वेरी चीप देन व्हाट सर्विसेज यू आर गिविंग टू योर क्लाइंट्स। नाउ 8th स्टेप हम की बात करते हैं। सो 8th स्टेप जो है दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अभी क्या होता है कि आपको भी पता है कि जब भी कोई जगह पे आप जाते हैं, कोई प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं, देन वो प्राइस ऑफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तुरंत एक ऑब्जेक्शन आता है, अरे यार ये तो बहुत महंगा है। दिस इज द वेरी कॉमन, कितने लोगों ने ये सुना हुआ है कि इसमें आप में से कितने लोगों ने ये ऑब्जेक्शन सुना है कि भाई ये चीज तो बहुत महंगी है। बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन ऑब्जेक्शन ऑफ एनी क्लाइंट कि ये चीज बहुत महंगी है। नाउ ये चीज, जो भी ऑब्जेक्शन उनके आते हैं, दिस इज अ वेरी कॉमन ऑब्जेक्शन। वैसे तो 100 ऑब्जेक्शन अदर हो सकते हैं कि ये मुझे घर पे पूछना पड़ेगा, या मुझे मेरे पार्टनर से पूछना पड़ेगा, मुझे सोचने का टाइम चाहिए, ये चीज बहुत महंगी है, ये दिस आर द ऑब्जेक्शंस। अभी ऐसे ऑब्जेक्शन, हाँ बिल्कुल, जैसे कमेंट में किसी ने बोला पैसा नहीं है, दैट इज ऑल्सो बिगेस्ट ऑब्जेक्शन, पैसा ही नहीं है। तो अभी कोई ऑब्जेक्शन आपको बोले कि पैसा ही नहीं है, तो देन इट इज प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, सबको समझ गए आप लोग, लीड जनरेशन पे। मतलब आपको ऐसा लीड दिया गया हुआ है, जो आप डाउन द लाइन 7वें स्टेप पे आ गए उस लीड के साथ चलते चलते, और आपको अब वो बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है, जो कि ये चीज आपको, अभी ये चीज जो आपके ऑब्जेक्शन है वो आपको पता चल जाने चाहिए इन प्रोस्पेक्टिंग एंड फिल्टरिंग, जो अपना चौथा स्टेप था। वहीं पे आपको ये चीज पता कर लेनी चाहिए थी कि उसके पास पैसा है कि नहीं। क्योंकि अगर आपने प्राइसिंग देने के बाद अगर वो बोलता है, देन हियर इज योर मिस्टेक। सो ये चीज है, पहले ही पता कर लो, जब आप उनसे रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, जब आप उनसे बातचीत कर रहे हो, तभी पता चल जाना चाहिए आपको कि उनके पास बजट है या नहीं है। अगर नहीं है तो वही लीड को क्लोज कर दिया जाए, और अगर है तो ही आगे बढ़ा जाए। तो ये सारी चीजें जो है आपको रिलेशनशिप 3rd स्टेप के अंदर आपको फाइंड आउट करनी है, उनके ऑब्जेक्शन। और वही ऑब्जेक्शन वो यहीं पे दोहराएंगे, आपको पता होना चाहिए, और उसको आपको हैंडल करना है। तो अभी उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसका भी कोई मेन्यू स्क्रिप्ट नहीं है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है कि कोई किसी का ऑब्जेक्शन है और आपने छड़ी घुमाई और वो चीज क्लियर हो गई, ऐसा नहीं हो सकता है। सो आपको उनको मेंटर करना पड़ेगा, जब आप सेल्स कर रहे हैं आपको उनको समझाना पड़ेगा कि अगर वो बोले पैसा नहीं है तो आप उनसे पूछिए कि सर फॉर एन एग्जांपल ये छोटा सा चीज है,
वो अगर आपको इतने पैसे इकट्ठे करने में कितना टाइम लगेगा, या फिर आप क्या करते हैं, आपका कितना सेविंग है, आप कितना पैसे बचाते हैं, ये सारी चीजें आपको पता करनी है। एंड देन यू कैन से, वो बोलेगा यार, शायद मान लो कि वो बोलते कि ये कोर्स मेरा 10,000 रुपए का है फॉर एग्जाम्पल, और बोले मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, मेरा सेविंग नहीं है। तो आप उनको बोलिए कि सर, आप कब तक ये, आप कितना सेविंग महीने में करते हैं, या आप कितना सेविंग कर पाते हैं, कब जाके आप इतना कोर्स, आपका इतना पैसा होगा। या फिर आप उनको कोई टर्म्स दीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप उनके उनके लिए कोई पेमेंट प्लान डिराइव करिए, जैसे हमारे पास होता है एज अ रियल एस्टेट डेवलपर। क्या होता है, ऑब्वियसली हम लोग 50 लाख का मैं फ्लैट बेचता हूँ, तो सबके पास नहीं होते 50 लाख, तो हमको क्या करना पड़ता है, उनको पेमेंट टर्म देनी पड़ती है, उनको प्लान देना पड़ता है कि सर कोई बात नहीं, आप प्लान ले लीजिए, आप लोन ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर कोई बोले मेरे पास पैसा नहीं है, तो फाइंड आउट कि क्या वो सच बोल रहा है पहले तो, कि सच में उसके पास पैसा नहीं है, या फिर वो सिर्फ आपको कट करने की ट्राई कर रहा है। अगर वो बोले, अगर आपको पता चल जाए कि नहीं ये सिर्फ कट करने की ट्राई कर रहा है, दैट मीन्स योर लीड इज रॉन्ग, और उस लीड को वहीं पे क्लोज कर दीजिए, उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पर अगर सच में उसके पास पैसा नहीं है, देन ट्राई टू फाइंड आउट कि आप कैसे उनको मदद कर सकते हैं। जैसे ईएमआई ऑप्शंस होते हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, आप जैसे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी होता है, जहां पे आप अभी पेमेंट कर रहे हैं, आपको पेमेंट सच में पैसा 45 दिन के बाद देना है। सो यू नीड टू फाइंड आउट सम प्राइसिंग एंड ऑफर, जहां पे आप क्लाइंट को कन्विंस कर पाए कि अगर आज आपने ये चीज खरीद ली, चाहे कोई भी चीज है, तो अगर आपने इस चीज को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना अगर आपने इसको यूज किया, तो आप जो भी पैसा डाल रहे हैं अभी, दैट दैट विल रिकवर। जब भी आप क्लाइंट को ये समझाएंगे कि आप जो पैसा अभी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो पैसा आपका डाउन द लाइन छोटे थोड़े समय के अंदर या थोड़े महीनों के अंदर रिकवर हो जाएगा, तो उनका वो ऑब्जेक्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। पहले आप उन्होंने पेमेंट प्लान दे दिया, उनको कोई हेल्प कर दी प्राइसिंग के अंदर, एंड देन आपने उनको कोई ये ऑब्जेक्शन उनका हैंडल कर दिया, उनको प्रोस्पेक्ट दिखा के, उनको फ्यूचर दिखा के, कि कैसे आप इस पैसा जो अभी आप इन्वेस्ट करें उसको रिकवर कर सकते हैं। जैसे आपने ये दो चीज कर ली, तो आपका जो हैंडल जो दो चीज, एक तो आपका चीज बहुत महंगा है और पैसा नहीं है, ये वाला ऑब्जेक्शन है, वो हैंडल हो जाएंगे। अभी इस तरह से काफी सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं जिसको आपको हैंडल करना है। जब आप ये चीज ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाएंगे, देन इट विल दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लोजिंग। तो क्लोजिंग में 3 स्टेप आते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फिर फॉलोअप्स एंड रेफरल्स एंड क्लोजिंग। तो अगर आपने ये क्लोजिंग वाला जो, अगर आप एंटर होना चाहते हैं, अगर आप डील क्लोज करना चाहते हैं, तो हैंडलिंग द ऑब्जेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारा आता है 9th स्टेप, विच इज फॉलो अप्स। ठीक है, अभी आपने लीड जनरेट कर लिया, रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया, आपने क्लाइंट को अप्रोच भी कर लिया, उनसे बातचीत भी कर ली, उनको फिल्टर भी कर लिया, प्रोडक्ट भी समझा दिया, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस भी दे दिया, प्राइस भी दे दिया, और ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर लिया। ठीक है, ये 7 स्टेप आपने, 8 स्टेप आगे के हैंडल कर लिया आपने। सो अभी जो आपका जो सेल्स, आपका जो लीड है, वो फाइनल स्टेज में है, इट इज ऑन द फाइनल वर्ज ऑफ बाइंग योर प्रोडक्ट। वहां पे आता है, अभी क्लाइंट क्या बोलेगा कि ठीक है, मुझे 2-3 दिन का टाइम चाहिए, मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए सोचने के लिए। ठीक है, सो ये ऑब्जेक्शन उसने देके आपका कॉल कट कर दिया, या फिर आपको स्टॉप कर दिया, एक बैरियर रख दिया आपके सामने। तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है, दैट इज फॉलो अप्स। ठीक है, अब फॉलो अप कैसे करना है किसी भी क्लाइंट का। देखिए, अगर आप किसी भी क्लाइंट को कॉल करते रहेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो आपका कॉल 1-2 बार उठाएंगे, फिर वो ब्लॉक कर देंगे, या फिर आपको बंद कर देंगे कॉल। वो आपको बोल देंगे यार कॉल मत करा करो, जब मेरा इच्छा होगी तब मैं कॉल करूंगा। ऐसा भी मेरे साथ भी हुआ है, काफी लोगों के साथ होता होगा, जो आपको सामने से ही बोल देते कि कॉल मत करिए। सो आपको ऐसे स्ट्रेट अवे कॉल नहीं करना है। ठीक है, फॉलो अप करने का भी एक तरीका होता है, जहां पे आपको मैसेजेस के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू फॉलो अप करना है। सो किसी भी क्लाइंट को अगर आप अप्रोच करें, तो उनसे 2 चीज ले लीजिए, एक तो उनका व्हाट्सएप नंबर और उनका ईमेल एड्रेस, और उसके बाद आपको लगातार एवरी डे आप उनको मैसेज भेजिए विच इज रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, या फिर आपका प्रोडक्ट कौन कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, उसका आपको इमेज या कोई ग्राफिक या कोई लेख या कुछ ऐसा करके आप उनको भेज सकते हैं, विच इज प्रमोशनल थिंग। क्योंकि अब एक बार उन्होंने आपसे बात कर लिया है, अभी जैसे वो रोज रोज आपका जो आप व्हाट्सएप पे जो मैसेज भेजेंगे वो देखेंगे, तो उनको पता चलने लगेगा कि यार जो मैं प्रोडक्ट समझा हूँ वो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जो आपने ऑलरेडी उनको बताई हुई है, जो आपने उनको समझाई हुई है। बट शायद वो भूल जाते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं जब भी किसी चीज को समझने के लिए जाता हूँ, वो बहुत सारी चीज बोल देते हैं। बट जैसे आज भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बोल रहा हूँ, पर शायद किसी को याद रहेगी, जिन लोगों ने नोट किया होगा उनको याद होगी, जो लोग नहीं नोट कर रहे हैं उनको शायद याद नहीं रहेगी। और जो लोग नोट करेंगे वो बाद में जाके जब पढ़ेंगे तब उनको पता लगेगा कि हाँ हाँ, जय जय ने ऐसा बोला था। तो सेम चीज होती है, रिकॉलिंग कराना पड़ता है क्लाइंट को। वो रिकॉलिंग के लिए आपको फॉलोअप्स करना है। फॉलोअप्स आप ईमेल के थ्रू करिए या व्हाट्सएप के थ्रू करिए। उनको फॉलोअप्स के अंदर ऐसा नहीं पूछना है कि सर आप प्रोडक्ट कब परचेस करेंगे, ऐसा नहीं पूछना है।
बट आपको प्रोडक्ट के बारे में जो बेनिफिट्स है या फिर आपका प्रोडक्ट जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उसके इमेजेस या उसकी स्टोरी या उसके बारे में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको उनको भेजती रहनी है, वो पढ़ते रहेंगे। क्योंकि वो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना आपके प्रोडक्ट के बारे में कि आपका प्रोडक्ट ये करता है वो करता है, तो उनके दिमाग में वो सारा चीज रिफ्रेश होता जाएगा जो आपके साथ बात करते टाइम आपसे सुना हुआ है, और उनके दिमाग में आपके प्रोडक्ट के प्रति जो ट्रस्ट है वो बढ़ता जाएगा। सो फॉलोअप्स का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपको क्लाइंट के दिमाग में और दिल में ट्रस्ट बढ़ाना है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्रति। वही होता है फॉलोअप का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। लोग उसको पूरा गलत ही ले लेते हैं। कोई बोले फॉलोअप करो, दैट मीन सीधा फोन उठा के फोन करना चालू कर देते हैं कि सर आपका प्रोडक्ट परचेस करेंगे। ये फॉलोअप नहीं होता है, ये सबसे बेकार तरीका होता है फॉलोअप करने का। आपको साइकोलॉजिकल फॉलोअप करना है, आपको उनको ऐसा दिखाना है कि आप फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, बट अगर उन्होंने ये प्रोडक्ट परचेज नहीं किया तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। फॉलोअप्स के दरमियान आपको ये चीज दिखानी, ये चीज उनको समझानी। सो गिव इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स, जो भी आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के बेनिफिट्स है उनको हाईलाइट करके उनको मैसेज भेजिए या फिर उनको ईमेल भेजिए, दोनों में से कुछ भी करिए। व्हेन क्लाइंट लुक एट दोज मैसेजेस या ईमेल्स देखेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि भाई अगर मैंने ये प्रोडक्ट परचेज नहीं किया देन इट विल बी माय मिस्टेक। जैसे ही आप ये चीज उनको कन्विंस करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप उनको कन्विंस कर लेंगे, आपके लिए सेल्स करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये एक इमोशनल साइकोलॉजिकल गेम है जो आपको करनी है। नाउ वी कम डाउन टू द लास्ट स्टेप ऑफ द प्लेबुक। सो एक बार वापस से पूरा रिपीट कर लेते हैं, तो अगर कोई ने नोट नहीं किया तो वापस कर लीजिए नोट। पहला स्टेप हो गया लीड जनरेशन, जहां पे आपको क्वालिटी लीड जनरेट करनी है। दूसरा स्टेप हो गया अप्रोच, क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है वो हमने सीखा। तीसरा स्टेप हो गया रिलेशनशिप बिल्डिंग, कि आपको क्लाइंट के साथ कैसे बातचीत करनी है और कैसे कैसे उनके प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना है। चौथा स्टेप हो गया प्रोस्पेक्टिंग, जहां पे क्लाइंट अगर आपके लिए काम के हैं या नहीं वो चीज को फिल्टर आउट करनी है, और अगर नहीं है तो लीड को कैंसिल कर दो। अगर वो लगे कि नहीं ये क्लाइंट मेरे काम का है तो ही आगे बढ़िए, वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। छठा पांचवा स्टेप हो गया प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन, जहां पे आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट्स एक्सप्लेन करने हैं एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करता है वो एक्सप्लेन करना है। छठा हो गया यूजर एक्सपीरियंस, जहां पे आपको प्रोडक्ट का अगर आप एक्सपीरियंस दे सके तो क्लाइंट को दीजिए ताकि उनको पता चल जाए कि वो क्या परचेज करने वाले हैं। सातवां स्टेप हो जाता है प्राइसिंग एंड ऑफरिंग, वो भी बता दिया कि प्राइसिंग को किस तरह से पोर्ट्रे करना है आपको कि उनकी प्रॉब्लम्स के सामने वो प्राइस बहुत ही छोटी लगे। आठवां स्टेप हो गया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जैसे वो ऑब्जेक्शन डाले उसको आप किसी भी तरह से हैंडल करिए। एंड नौवां स्टेप हो गया दैट इज फॉलो अप्स। अब नाउ द लास्ट स्टेप इज क्लोजिंग एंड रेफरल्स। क्लोजिंग में क्या होता है, अभी जैसे छोटी चीजें हैं लो टिकट सेल्स है तो उसके अंदर नेगोशिएशन नहीं होता है या फिर नेगोशिएशन हो भी सकता है। तो अगर आपके पास प्राइस कम करने की कोई भी गुंजाइश है, अगर आपके पास डिस्काउंट देने की कोई भी गुंजाइश है, तो वो इस स्टेप में आपको देनी है। अगर आप नेगोशिएशन में जैसे लो टिकट सेल्स में तो काफी गुंजाइश नहीं होती है, पर जैसे मेरे साथ कोई फ्लैट परचेस करने के लिए आता है तो बहुत गुंजाइश होती है नेगोशिएशन करने की। सो उस केस के अंदर हम लोग डिस्काउंट पकड़ के रखते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन के क्लाइंट का पेमेंट टर्म्स क्या है, वो कब बुक करने वाले हैं, पेमेंट में बुकिंग में कितना पैसा दे रहे हैं उसके अनुसार, या फिर किसी रेफरल का फोन आ जाता है, मेरे दोस्त का फोन आ गया या मेरे किसी अंकल का फोन आ गया, तो वो सारी चीजों के लिए मुझे नेगोशिएशन के लिए स्कोप रखना पड़ता है, जो हम क्लोजिंग वाले स्टेप में करते हैं। सो क्लोजिंग के अंदर इतना ही ध्यान रखना है आपको कि आपका जो बेस्ट प्राइस है उसको पकड़ के रखना है। उसके ऊपर अगर आप डिस्काउंट दे सके तो इस स्टेप में आप उनको डिस्काउंट दे दीजिए, बट यू नीड टू गिव द मैसेज कि ये डिस्काउंट के बाद यू विल नॉट बी एबल टू गिव एनी मोर डिस्काउंट, और ये आपका फुल एंड फाइनल प्राइस है। तो सीधा ही नहीं दे देना है, ये मीटिंग को थोड़ा लंबा खींचना है ताकि उनको लगे क्लाइंट को कि थोड़ा उन्होंने भी नेगोशिएट किया है। अगर आपके पास फिक्स प्राइस वाला आइटम बेच रहे हैं तो ये स्टेप आपके काम का नहीं है, सीधा ही आपने प्राइसिंग ऑफर में फिक्स प्राइस दे दिया होगा एंड देन यू जस्ट हैव टू कन्विंस देम। बट अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जहां पे आप नेगोशिएट कर सकते हैं देन डू नेगोशिएशन इन दिस स्टेप। उनको डिस्काउंट ल्यूक्रेटिव ऑफर दीजिए, बट डिस्काउंट को हमेशा किसी और चीज के साथ कोलैबोरेट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि क्लाइंट को कि मैं आपको 2 लाख रुपए का डिस्काउंट दूंगा अगर आप मुझे 10 लाख रुपए टोकन में या फिर 10 दिन में मुझे दे देंगे। तो क्लाइंट को क्या लगता है कि मुझे 10 लाख दूंगा मैं पैसा ये फ्लैट बुक करने के लिए, तब मुझे 2 लाख का डिस्काउंट मिलेगा। अगर मैंने 10 दिन में 10 लाख नहीं दिए तो मुझे शायद ये 2 लाख का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो वो उसके लिए वर्क करेगा। और क्लाइंट जब किसी भी डिस्काउंट के लिए वर्क करता है तो ही वो जस्टिफाई होता है।
सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप या तो उनको किसी वर्क के साथ कर दीजिए या टाइमलाइन के साथ कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जहां पे कुछ काम करना ही नहीं है, तो टाइमलाइन के साथ कर दीजिए कि सर मैं आपको ये डिस्काउंट दूंगा, बट अगर आपने आज परचेज किया तो, अगर आप आज 12 बजे तक परचेस करते हैं इसको, या फिर आप 2 दिन में परचेस करते हैं, तो ही मैं आपको ये डिस्काउंट दे पाऊंगा। 2 दिन के बाद मेरे पास भी अथॉरिटी नहीं रहेगी मैं आपको डिस्काउंट दे पाऊं। सो इसको आप टाइमलाइन के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं या फिर पेमेंट के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। किसी भी तरह आपको जो भी डिस्काउंट ऑफर करे उसे कोरिलेट कर दीजिए, ताकि क्लाइंट को ऐसा लगे कि नहीं मुझे जल्दी से ये चीज परचेस करनी पड़ेगी या मुझे जल्दी से पेमेंट करना पड़ेगा तभी मुझे डिस्काउंट मिलेगा। सो ये होता है क्लोजिंग स्टेप। और अगर आपका ये 10 स्टेप में आप सक्सेसफुल हो गए, देन इट इज इजी फॉर यू। ये स्टेप में आपका बुकिंग कंफर्म हो जाएगा। अब एक और स्टेप आता है विच इज एन एडिशनल स्टेप, जो काफी लोग नहीं करते हैं, विच इज कॉल्ड रेफरल्स। रेफरल्स में ऐसा है कि अगर आपने एक क्लाइंट को बुक कर लिया, अगर आपके पास एक क्लाइंट आ गया है, तो आप उस क्लाइंट को पूछिए कि सर आपने तो ये प्रोडक्ट परचेज कर लिया, बट क्या आप मुझे कुछ और नाम दे सकते हैं, आपके मित्रों के नाम दे सकते हैं या आपके फैमिली के कुछ नाम दे सकते हैं कि जो ये प्रोडक्ट परचेज करने के लिए भी रेडी हो। क्योंकि आपने एक बार पूरा मेहनत कर लिया, ये पूरा एक क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए, पूरे क्लाइंट को आपके जो सेल्स का जो एक माया जाल होता है उसके अंदर बिठाने के लिए और क्लोज कर लिया, और अगर आप इस क्लोजिंग का फायदा नहीं उठाएंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सो ऑलवेज जब भी आपका कोई क्लाइंट आपके साथ बुकिंग करे तो तुरंत ही ये क्वेश्चन पूछे कि सर आपको आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया, थैंक यू वेरी मच, आपने ये प्रोडक्ट परचेज किया, क्या आप मुझे 2-3 और रेफरेंस दे सकते हैं जो शायद आपके जैसे हो, आपके जैसे उनकी नीड हो या आपके जैसे उनके प्रॉब्लम्स हो, और ये प्रोडक्ट भी परचेज करने के लिए वो तैयार हो सके। शायद कोई प्रोडक्ट, कोई आदमी आपको एक नाम दे दे, कोई 2 नाम दे दे, कोई 4 नाम भी दे सकता है, बट अगर आपने नहीं पूछा तो आपको एक भी नाम नहीं मिलेगा, समझे। और रेफरल्स वाले जो लीड्स होती है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आपका 50% काम तो खत्म ही हो जाता है वहां पे। उनको कन्विंस ही नहीं करना पड़ता, बिकॉज जैसे आप बोलेंगे कि जय ने मुझे आपका रेफरेंस दिया था, मतलब 50% काम आप तक खत्म हो गया, कन्विंस करना ही नहीं पड़ेगा उनको। सो रेफरल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज रिमेंबर, क्लोजिंग करने के बाद रेफरल पूछे। अगर वो रेफरल देते हैं कोई बात नहीं, अगर देते हैं तो वेरी गुड, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, आपको अपने नेक्स्ट लीड के ऊपर वर्कआउट करना है। सो ये हो गया हमारा पूरा 10 स्टेप प्रोसेस, प्लस रेफरल इज अ बोनस स्टेप।